नमस्कार। इस समय की सबसे बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबर महाराष्ट्र से जो आ रही है, जब समानांतर बैठकों की बात हुई थी दोनों खेमों की तरफ से एनसीपी के, उस समय से मालूम था कि कुछ बड़ा होगा। लेकिन देखिए, एक से बढ़कर एक बातें की हैं, एक से बढ़कर एक तरीके से एक दूसरे पर बरसे हैं। अजित पवार और सुप्रिया सुले दोनों अलग अलग उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, अपनी बातों को रखते हुए, अजित पवार शरद पवार पर सीधा वार उन्होंने किया। उम्र की बात की, कहा कब तक वही रहेंगे पद पर, जब तक मेरे पास पद न रहे तो मैं काम कैसे करूं। सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर भी अजित पवार ने सवाल उठाए हैं। यानी सारी वो चीजें जिसकी बातें अभी तक अटकलों में, सुगबुगाहट में की जाती थी, वो सारी चीजें अजित पवार ने सामने रख दी। उन्होंने कहा रिटायर क्यों नहीं हो जाते 80 पार की जब उम्र हो गई है। साथ ही अजित पवार ने यह भी दावा किया कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही आएंगे वापस, और विधानसभा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी किया। अजित पवार ने कहा है कि कुछ करने के लिए कोई पद तो होना चाहिए। हालांकि सुप्रिया सुले भी इसके बाद सामने आई तो उन्होंने पलटवार किया, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। कहा कि वो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन वो एनसीपी ही खा गए महाराष्ट्र में जरूरत पड़ने पर। सुप्रिया सुले ने शरद पवार को भी डिफेंड किया, कहा कि जो उम्र होता है वो केवल एक अंक है, एक आंकड़ा है। भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर वार करने के साथ साथ अजित पवार को भी उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है उम्र की बात पर। हम आपको सुनाते हैं इन दोनों ने क्या क्या कहा है, मुख्य बातें इनकी पहले हम सुन लेते हैं। वेळ आपल्यावर राष्ट्रवादीवर का आली? आपण सगळ्यांनी इतके दिवस, मला आठवतंय, एकंदरीतच मी राजकीय जीवनामध्ये काम करत असताना साहेबांच्या छत्रछायेखाली आणि मार्गदर्शनाखाली मी तयार झालेलो आहे, मी घडलेलो आहे। ह्याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये तिळमात्र शंका नाही। परंतु साहेब आपल्या सर्वांचे श्रद्धास्थान आहे, त्याहीबद्दल आमचं प्रत्येकाचं ते मत आहे। पण एक गोष्ट आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घेतली पाहिजे, एकंदरीतच आज काही देश पातळीवर, राज्य पातळीवर राजकारण चाललंय। शेवटी एखादा पक्ष आपण कशा करता स्थापन करतो? लोकांचे विकासाची कामं होण्याकरता, सर्व जाती धर्माला या भारतातल्या न्याय देण्याच्या करता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलंय त्या संविधानाचा आदर करण्याकरता, त्या पद्धतीनं माझे मागासवर्गीय असतील, माझे आदिवासी असतील, माझे अल्पसंख्याक असतील, माझे ओबीसी असतील, माझा भटका समाज असेल, माझा सर्वसाधारण समाज असेल, या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी गुण्या गोविंदांनी नांदावं, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदवी स्वराज्यातलं जे स्वप्न होतं, ते स्वप्न आपल्याला लोकशाहीमध्ये साकार करता आलं पाहिजे, याकरता आपण काम करत असतो। सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां से मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस समय मेरे साथ जुड़ रही हैं। अंजना, वहां पर आप मौजूद हैं। बहुत सारी चीजें जो अभी तक लगता था कि अजित पवार महसूस करते होंगे, उन सारी चीजों को यहां पर बोल देना, तो अभी तक जो एक आशंका, एक शंका थी कि ऐसा तो नहीं कि जैसा पिछली बार हुआ था वैसे ही पीछे पीछे सब मिले हुए हों, अब लग तो नहीं रहा इतनी तीखी बातों से कि पीछे भी कहीं से हाथ। बहुत मुश्किल ऐसी बात कहना कि शायद फिर से रास्ता हो, शायद फिर से चाचा भतीजे एक हो जाए। हालांकि पॉलिटिक्स में और खास तौर पर महाराष्ट्र में श्वेता, कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल। शरद पवार को देवता भी बनाया, लेकिन फूल चढ़ाने के बजाय कुछ कंकड़ पत्थर वहां पर रख दिए। बातें उन्होंने कही 1978, 1999, 2017, 1978 और वसंत दादा पाटिल के साथ जो उस समय आपने यही किया था वसंत दादा पाटिल के साथ और मुख्यमंत्री बने थे। कल सबसे कम 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाला मुद्दे की बात छेड़ दी। बीजेपी के साथ मुझे कहा कि जाके बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए बातचीत, और बीजेपी ने कहा नहीं, हम शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, 25 साल से हमारे हैं, तो फिर उन्होंने मना। आप
चले गए शिवसेना के साथ। आपने 17 में कहा था, 2017 में, कि शिवसेना साथ में हम ट्रिपल इंजन मतलब शिवसेना और बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, और आप शिवसेना के साथ सरकार बना लिया आपने बाद में। तो इन मुद्दों पर घेरा, उम्र की बात भी की, कहीं की रिटायरमेंट एज होता है, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की बात की और कहा कि रिटायरमेंट एज होना चाहिए। अब आप आशीर्वाद दो, अब आप बताओ कि अजीत तुमने ये गलती की है, ऐसा नहीं हो सकता कि अनंत रूप से आपका चले। कल्चरल विंग की जो एनसीपी की यहाँ पर हमारे साथ सेक्रेटरी हैं जी, ये बताइए कि आप लोग अजीत दादा के साथ हैं, आपने भी एफिडेविट साइन किया था क्या? नहीं हम लोग, लेकिन हम सच के साथ हैं, हम अजीत दादा के साथ हैं। और शरद दादा के साथ नहीं है, शरद पवार के साथ? वो हमारे भगवान है, लेकिन जो कैसे भगवान की कंकड़ पत्थर चल रहा है? देखिए, वो हमारे भगवान है, लेकिन जो जनता के लिए और जनता के हित के लिए जो जरूरी है, हम वो कदम उठा रहे हैं। जनता हित या अपने आप को करप्शन चार्जेस से बचाने के लिए? नहीं मैम, अगर आप दादा का बात देखोगे ना, तो दादा एक चीज के लिए जाने जाते हैं, उनके वादों के लिए। लेकिन आज बहुत अच्छा एक श्वेता, एक मैं नाम भूल रही हूँ किस नेता ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के ही नेता ने कहा, उन्होंने कहा ई डी और ए, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अब अजीत पवार भी शामिल हो गए हैं। तो ईडी से बचने के लिए ये सरकार है, एनडीए नहीं है, ईडीए है, क्या ये सच? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो दादा है वो सुबह के 7 बजे से काम पे शुरू हो जाते हैं और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक एक्टिव रहते हैं। आप एक्ट्रेस भी है लगता है? यस, मैं एक्ट्रेस हूँ। चलिए ठीक है। तो एनसीपी का मामला अब यह है कि अब कुर्सियां समेटी जा रही हैं, लेकिन क्या ये राजनीति में श्वेता शरद पवार के लिए अपने सियासी बुरिया बिस्तर को समेटने का वक्त है? कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सुप्रिया सुले ने तो तेवर दिखाई ही है। शरद पवार दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं एक वक्त की रोटी खाऊंगा, लेकिन पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगा। लेकिन जो पलड़ा आज की इन बैठकों में दिखा, वो भारी यहीं का दिखा, लेकिन अभी भी लटकाने का मामला है। 30 विधायक और 4 एमएलसीज का नाम जरूर दिया गया है, लेकिन अजीत पवार ने कहा कि कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं और है, तो सब यहाँ पर एक साथ मंच पे नहीं दिख पाए हैं। तो जो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद विधायकों को यहाँ पर परेड कराया जाएगा या विधायकों को दिखाया जाएगा, एफिडेविट दिखाए जाएंगे, वो नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर की बात किए बिना मैं श्वेता आपके पास नहीं आऊंगी। देखिए शरद पवार, सबसे बड़ी फोटो, शरद पवार खुद वाईबी चौहान सेंटर में, और यहाँ पर उनकी फोटो लगाने पर सबने एक साथ यही बोला कि हम आपकी फोटो लगाएंगे, हम आपको भाई भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। हाँ, कितना भी कह लें शरद पवार की मेरी तस्वीर है, मैं नहीं चाहता हूं कि लगाया जाए, लेकिन यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता यही बात, और साथ में लेकिन अंजना एक बहुत बड़ी चीज ये भी हो जाती है कि नेताओं के पार्टी छोड़ने से वोट उस तरफ नहीं जाते हैं, कार्यकर्ताओं के मन में भी ये चीज होनी चाहिए। उतनी संख्या में लोग अजीत पवार के साथ भी हैं क्या कि वो आज इस तरह के फैसले और इस तरह का एक भाषण दे रहे हैं मंच से? थे, क्योंकि आप सोचे कि जब शरद पवार वाली बात उन्होंने कही, उम्र वाली, तो मैं चारों तरफ देख रही थी, तो हंसी की भी आवाज आई और कुछ तालियों की भी आवाज आई, कुछ सीटियों की भी आवाज आई। तो मैं क्योंकि किसी के लिए कल्पना करना मुश्किल है, शायद जो उत्तर भारत में भी रहते हैं वो शरद पवार की राजनीतिक विरासत, उनकी लेगेसी से वाकिफ है। ऐसे में शरद पवार के बारे में एनसीपी के एक बड़े आयोजन में इस तरह की बात कर देना कि आईएएस आईपीएस भी रिटायर होते हैं, आपके भी रिटायरमेंट का टाइम है, और उस पर तालियां और चुटकियां और मुस्कुराहट आ जाना, हंसी हो जाना, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। लेकिन ये हुआ यहाँ पर। लेकिन अजीत पवार के लिए भी बहुत आसान रास्ता नहीं होगा। आपके साथ अभी जो विधायक हैं उनके साथ तो आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम 90 सीटों पर लड़ेंगे, 288 सीटें हैं, अगले साल ही महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, लोकसभा में भी चुनाव है। कितनी सीटें आपको बीजेपी और शिंदे गुट देता है लोकसभा और विधानसभा में लड़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर, वित्त मंत्रालय वो चाहते हैं, वो इरिगेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोऑपरेटिव उनको मिले, ये सारे मंत्रालय वो कह रहे हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी मेरे पास थे, वहां शिंदे गुट का आपने सुना ही, संजय शिरसट को, वो इस बात से बहुत नाराज दिख रहे हैं, और बहुत सारे नेता शिंदे गुट से भी कह रहे हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी उनकी चुनौती होगी जब वो जमीन पर उतरेंगे और सामने शरद पवार होंगे। उस वक्त क्या अपना पलड़ा भारी रख सकते हैं। वो अपने युवा होने की बात बार बार कह रहे थे कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन पूरी कमान हमारे हाथ में सौंप दीजिए। लेकिन सौंपना तो जनता को। ये बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र में हो गया है, जहां पर आमतौर पर पार्टियों के साथ गठबंधन होता है, लेकिन यहां पर एक वर्टिकल स्प्लिट के साथ दो पार्टियां जो पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। ऐसा अप्रत्याशित तो कहां की राजनीति में हुआ होगा, ये सोचना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक तरफ एनसीपी के सामने वो सवाल, और दूसरी तरफ जो शिंदे गुट जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं कि उनकी नाराजगी की बातें, इन सारी चीजों के बीच क्या
इस समय देखने से ये एक स्टेबल एक दोस्ती, एक गठबंधन इस तरह का दिख रहा है, क्योंकि 24 से पहले बीजेपी को इन सारी चीजों को परख कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वो विपक्ष पर तो सवाल उठाते हैं कि आप लोग सीट का बंटवारा कैसे करेंगे, आपका चेहरा कौन होगा, लेकिन यहां तो स्थिति बीजेपी के लिए और ज्यादा विकट हो जाएगी। हाँ, नहीं, लेकिन आप इस बात को देखिए कि श्वेता, 2024 के मद्देनजर बीजेपी के लिए स्ट्रेटेजिकली अच्छा है ना। एक यूनाइटेड महाराष्ट्र विकास अघाड़ी उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी एक सेंटिमेंट पर यहाँ पर खेल रहे हैं। एकनाथ शिंदे छोड़ गए, उन्होंने बाला साहब को वो धोखा है, गद्दारी की है उन्होंने। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस और ये तीनों का मिलकर 24 में मुकाबला महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी थोड़ी नर्वस थी। लेकिन जब एनसीपी टूट जाता है, जब शरद पवार के नीचे की जमीन खिसक जाती है, ऐसे में उनके लिए एक टूटा हुआ महाराष्ट्र। अब आप सोचिए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी यहाँ बन गई है, तो उनके लिए यहाँ पर एक टूटा हुआ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी या फिर अपने ही गृह युद्ध में उलझा हुआ महाविकास अघाड़ी के अलग अलग जो गुट है, कुनबे हैं, पार्टियां हैं, वो उनके लिए हमेशा सूट करता है। हाँ, शिंदे गुट को जरूर परेशानी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे लिए अब आगे क्या होगा, हमारे अगर कुछ ही मलाईदार पोर्टफोलियोज थे, अगर वो भी चले जाएंगे हमारे हाथ से अजीत पवार को खुश रखने के लिए, तो वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो स्टेबल सरकार पहले से चल रही थी, आपने क्यों एनसीपी को लिया, एनसीपी को लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्हें भी पता है कि बीजेपी आगे की रणनीति बना रही है और उस पर आगे बढ़ रही है। अभी जिस तरह की सूरत महाराष्ट्र में है, उसमें हर एक व्यक्ति यह भी समझना चाहता है कि क्या शरद पवार का वो अंतिम दांव था जो उन्होंने खेल दिया। आज अगर अजीत पवार ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखते हैं, चाहे दावों में ही अभी उन एमएलएज को सब अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, वो गिनती वाकई देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे नियम कानून लागू होते हैं। पर क्या अंजना हम ये समझे कि शरद पवार का आखिरी दांव हो गया या फिर अभी कुछ भी होगा? देखिए, वो पहले ही महाराष्ट्र में निकल चुके हैं, वो सतारा गए थे। अब शरद पवार, जो लास्ट खबर आई थी, 12-13 विधायक वहां पर गए थे, लगभग 14 विधायक। लेकिन शरद पवार के लिए अभी तो लड़ाई लंबी है। अगर प्रफुल्ल पटेल यहां पर बैठे हैं, प्रफुल्ल पटेल राइट हैंड, जो कि हर फैसले में उनके जो जितना कुछ टीवी पे कहा जा सकता है श्वेता, हर फैसले में, हर फैसला जो टीवी के पीछे होता था, जो बंद कमरों में होता था, हर चीज के राजदार है प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के, बहुत करीबी। अजीत पवार और सुप्रिया सुले भी शायद उतना नहीं जानते होंगे जितना प्रफुल्ल पटेल जानते होंगे। इतने बड़े वो राजदार हैं हर चीज में। हर चीज से मेरा मतलब है हर चीज। अब ऐसे में प्रफुल्ल पटेल का यहाँ पर मंच पर होना और खुलकर कहना कि आप शिवसेना के साथ सरकार बना सकते हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं बना सकते हैं। आप विचारधारा की बात हमें बता रहे हैं, आपने शिवसेना के साथ सरकार बना ली, तब आपको विचारधारा की याद नहीं आई। तो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, इन नेताओं का होना एक बहुत बड़ा झटका तो है उनके लिए। कद उनका बड़ा है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो वो अपनी, जो एक पुत्री मोह उनमें था कि हम अपनी पूरी विरासत सुप्रिया सुले को सौंप दें, जिसका जिक्र अजीत पवार ने भी किया, उसमें कहीं पर मामला शायद उलझ कर रह गया। और उनके लिए आज की परिस्थिति ये है कि अगर बाकियों की बात उन्होंने नहीं मानी, जो इस गुट का दावा है, तो उनके लिए मुश्किल है और बड़ी चुनौती है। उम्र भी आप देखिए उनकी 83-84 हो रही है। ऐसे में लोगों के बीच जाना, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना इतना भी आसान नहीं होगा। अब जितेंद्र आव्हाड को देखिए, उन्होंने एक एमएलसी के तो 2-3 बार वो एमएलसी रहे, 3 बार एमएलए रहे हैं मुंबई कलवा से। और जितेंद्र आव्हाड जैसे जो नेता हैं, वो कितने बड़े मास लीडर के तौर पर उनकी मदद कर पाएंगे वो मुश्किल है। लेकिन इस मंच पे आज जो नेता थे, वो उनकी बड़ी ताकत की वजह से। ये बात तो सही आप कह रही हैं कि वो सारे चेहरे जिन्हें देखकर लगता था कि कभी नहीं छोड़ सकते हैं शरद पवार का साथ, वो सब अगर आज अजीत पवार के साथ इस मंच से खड़े थे, तो इतना तो संकेत है कि बहुत कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत शुक्रिया अभी अंजना इस पूरी बातचीत के लिए।